नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके सोशल साइंस के पार्ट रहेगा और जियोग्राफी भूगोल का यह अंतिम चैप्टर है, अंतिम क्लास है। और इस क्लास में हम लाजवाब 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं विद डिटेल के साथ, सारे ऑप्शंस को चर्चा करते हुए करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स और पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। और इस सेशन को जल्दी कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम जो है आपके प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर भी लाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नो डाउट पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कल दोस्तों हमने 75 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया था जियोग्राफी भूगोल के चैप्टर से। आज हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्नांकित में से किस देश का कहवा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि देश में कहवा या कॉफ़ी उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान जो है वह पहले आता है ब्राज़ील का नाम। ब्राज़ील में लगभग आपको कह सकते हैं, ब्राज़ील के बाद आता है वियतनाम का नाम आता है, फिर कोलंबिया का नाम आता है, इसके बाद इंडोनेशिया का भी नाम आता है और इथोपिया का भी नाम आता है। वियतनाम और इंडोनेशिया। तो सबसे उत्पादक देश की अगर बात करें तो वियतनाम, ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील के बाद वियतनाम आता है। तो ब्राज़ील ऑप्शन है तो ब्राज़ील करना, वरना वियतनाम करना है, ठीक है। और वियतनाम के बाद फिर आपका इंडोनेशिया आता है तीसरे नंबर पे, और इथोपिया भी आता है, कोलंबिया भी आता है। तो ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और इथोपिया की बात करते। अगर प्रश्न आ गया कि कहवा उत्पादन में या कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है भारत का? जी हाँ, भारत का प्रथम राज्य अगर पूछा जाता है तब आपका कमेंट क्या होना चाहिए? तो भारत का प्रथम राज्य कहवा या कॉफ़ी उत्पादन में हमारा कौन सा हो जाता है? कर्नाटक। कर्नाटक देश के कुल कहवा उत्पादन का लगभग 68 to 70% उत्पादन करता है। और कर्नाटक के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है, पहला आता है कर्नाटक, दूसरा राज्य आता है केरल। का से कर्नाटक, का से केरल, का से कॉफ़ी, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से पढ़ना है और नीचे कूट में से सही ऑप्शन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। सभी अक्षांश एक ही केंद्र के खींचे गए वृत्तों के चाप हैं। सभी देशांतर रेखाएं सरल रेखाएं हैं। ध्रुव वृत्त द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अनुकोणीय मानचित्र प्रक्षेप है। नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, कथन को देखा जाए तो सभी अक्षांश एक ही केंद्र के खींचे गए वृत्तों के चाप हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी देशांतर रेखाएं सरल रेखा होती हैं, ये भी सही बात है। लेकिन ध्रुव वृत्त द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये गलत है। यह एक अनुकोणीय मानचित्र है, प्रक्षेप है, ये भी गलत है। तो जो कथन हमारे सही दिए गए हैं, पहला और दूसरा कथन दिया गया है कि सभी अक्षांश एक ही केंद्र में खींचे गए वृत्तों के चाप हैं और सभी देशांतर रेखाएं सरल रेखाएं। तो पहला दूसरा यानी कि जो हमारा कूट वाला पहला दिया गया ऑप्शन वह हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नांकित शैल तंत्रों में कौन सा भारत के कोयला निचियों का मुख्य स्रोत है? धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुड़प्पा तंत्र, विंध्य तंत्र। सभी लोग बताइए। भारत के कोयला निचियों का मुख्य स्रोत कौन सा तंत्र है? तो वह कहला जाता हमारा गोंडवाना तंत्र। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, जिसमें सोन घाटी कोयला हो गया। तो गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र आपके दामोदर घाटी कोयला है।
और सोन घाटी कोयला। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप संशोधित रूप है बोन प्रक्षेप, बहु शंकु प्रक्षेप, साधारण शंकु प्रक्षेप या नेश्वाइडल प्रक्षेप की बात करते हैं। सभी लोग बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप जो संशोधित रूप होता है वह बहुशंकु प्रक्षेप का होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। औद्योगिक अवस्थितिक सिद्धांत में स्थानीकरण त्रिभुज का प्रयोग किया है स्मिथ, वेबर, पोलंडर या कि हम बात कर रहे हैं आपके हूवर की बात कर रहे हैं। तो औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत में स्थानीकरण त्रिभुज का प्रयोग जिसने किया था वह आपके किसने किया था? वेबर। वेबर के अनुसार जब किसी स्थान पर उद्योगों के स्थानीकरण में यातायात व्यय की तुलना में श्रम व्यय अधिक होता है तो इस दशा में उद्योगों के स्थानीकरण में परिवहन व्यय का महत्व समाप्त हो जाता है तथा श्रम व्यय ही स्थानीकरण का निर्धारक होता है। तो स्थानीकरण त्रिभुज का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वेबर के द्वारा जो है किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ी जहाजी नहर है? पनामा नहर, कील नहर, सुएज नहर, वोल्गा बाल्टिक सागर। सभी लोग जानते हैं सबसे एक जहाजी नहर की अगर बात करते हैं तो एक ही नाम आता है, वह आपका सुएज नहर है। मिस्र में सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग है। क्या है? कृत्रिम समुद्री जल मार्ग। यह लिवरपूल से मुंबई आने में लगभग आपका 7250 किलोमीटर और हांगकांग पहुंचने में 4500 किलोमीटर। लिवरपूल से मुंबई और लिवरपूल से हांगकांग 4500 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी जहाजी नहर हमारा सुएज नहर कहलाती। पनामा नहर जो दिया गया है मानव निर्मित एक जलमार्ग या जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है। स्पेनी की बात करेंगे तो सुएज नहर, पनामा नहर अक्सर पूछा जाता है। तो सुएज नहर आप जान चुके हैं, सबसे बड़ी एक जहाजी नहर है। अगला प्रश्न है, मध्य अटलांटिक कटक निर्माण की प्रक्रिया लाक्षणिक उदाहरण है? अभिसरण, अपसरण, कटान, सागर, तितल, विस्तरण का नीचे दिए गए कूट ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो मध्य अटलांटिक कटक निर्माण के जो लाक्षणिक हमारा उदाहरण हो जाता है वह अपसरण का होता है और सागर नितल विस्तरण का होता है। यानी कि दूसरा चौथा किस ऑप्शन में दिया गया है? सी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखतया जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या मीथेन। सभी लोग जानते हैं कि ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखतः जो हमारी जिम्मेदार गैस है, देखिए ओजोन परत परावैंगनी प्रकाश के सबसे हानिकारक आपके यूवीबी किरण, यूवीबी तरंग जो कि 2 से 70 टू 315 nm को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है। तो यहाँ पे सबसे प्रमुख जो है जिम्मेदार गैस किसको माना गया है? सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
बहुत ही सिंपल तरीके से प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो हम किसकी बात करेंगे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्लोब की संप्रति औसत तापमान लगभग है। औसत तापमान बताइए। 8 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री सेल्सियस। ग्लोब की संप्रति औसत तापमान लगभग बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो वह होगा 15 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम एलवे, मशीन औजार जोर, डीजल रेल इंजन वाराणसी, तांबा नामरूप। कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? प्रसिद्ध की बात करते हैं। देखिए, एल्युमिनियम एलवे की बात करेंगे, मशीन औजार जोर की बात करेंगे, डीजल रेल इंजन वाराणसी मशहूर है, लेकिन तांबा के लिए जो मशहूर है नामरूप, यह गलत दिया गया है। ठीक है, तांबा मशहूर है। तो तांबा धातु किससे मशहूर है? तांबा धातु से मशहूर तांबा देखिए औषधि धातु माना जाता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और तांबा हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक मुख्य धातु है। तांबे को औषधि धातु माना जाता है। यह अग्नि तत्व से भरपूर होता है। ज्योति में मंगल और सूर्य से यह संबंधित रखता है। आयुर्वेदिक में माना गया कि तांबे की अंगीठी या कड़ा पहनने से जोड़ों और गठिया का दर्द दूर रहता है, क्योंकि तांबे में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है जो रोगों को दूर करती है। साथ ही पेट से संबंधित जो बीमारियां उससे भी मुक्ति मिलती है। और बताया जाता है कि अर्थराइटिस के रोगियों को तांबे का कड़ा जरूर पहनना चाहिए। तो तांब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व में किस क्षेत्र में लोयस जमाव का निर्माण बहिप्रवाही हवाओं द्वारा ले जाए गए हिमानी धूप के संग्रहण से हुआ है? मध्य यूरोप, पंपाज, दक्षिणी चीन या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। सभी लोग बताइए। तो किसका हो जाएगा राइट ऑप्शन? मध्य यूरोप की बात करेंगे। मध्य यूरोप में क्षेत्र में जो है लोयस जमाव के निर्माण बहिप्रवाही हवाओं द्वारा ले जाए गए महीन हिमानी धूप के संग्रहण से हुआ है। अगला प्रश्न, तृतीयक विभागों की मदद से 2 अंकों तक दूरियां पढ़ी जा सकती हैं। सरल मापक, कर्ण मापक, तुलनात्मक मापक या वर्नियर मापक की बात करते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? तृतीयक विभागों की मदद से 2 अंकों तक की दूरियां पढ़ी जा सकती है। सभी लोग बताइए, फटाफट बताइए। तो हम बात करेंगे कर्ण मापक पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है आपके लोगों की स्क्रीन पर, युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, जैव संस्कृति रिटर, जैवराज रेट जेल और परिमास्थल स्पाइकमैन, ये तीनों संबंधित है, युग्म सही दिया गया है। लेकिन नवाचारों का विसरण जो हैगेट से संबंधित है, तो यह हमारा सुमेलित नहीं दिया गया है। नवाचारों का विसरण किससे संबंधित है? सभी लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन वर्षा वन बायोम की विशेषता व्यक्त करता है? वर्षा वन बायोम का जिक्र हुआ यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा वर्षा बायोम यानी वनस्पति समुदाय में 4 ऊर्ध्व स्तर, प्रधान, उप प्रधान, झाड़ी एवं भूमि परतें होती हैं। यही वर्षा वन बायोम विशेषता व्यक्त करता है। इसमें 4 ऊर्ध्व स्तर होता है, जिसमें प्रधान, उप प्रधान, झाड़ी एवं भूमि परतें होती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिनूक क्या है? स्थानीय हवा है, सनातनी हवा है, स्थायी हवा है, यह महासागरीय धारा है। चिनूक की बात करते हैं। तो चिनूक क्या है? यह एक स्थानीय हवा है। पहला ऑप्शन सही हो जाए। दूसरा है, देश और उसके तेल क्षेत्र से संबंधित दिया गया है, और नीचे कूट वाला ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ईरान की अगर बात की जाती है, मस्जिद सुलेमान, इराक किरकुक, कुवैत का बरगान और सऊदी अरब का दम्माम, यानी कि यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी वाला, कूट वाला, 4312, यानी का ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? देखिए, पृथ्वी की आयु के परिकलन में जिसका उपयोग किया जाता है, चंद्रमा का ज्वरीय बल, महासागरों में लवणता और अवसादन की दर को किया जाता है। लेकिन पृथ्वी का आकर्षण बल, यह पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता। रिकॉर्डिंग क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि सार गैसों सागर प्रख्यात है अत्यधिक निम्न तापमान हेतु, अधिक गहराई हेतु, समुद्री शैवाल से भरा स्थल जल हेतु, उष्ण महासागरीय धाराओं हेतु है। तो सार गैसों जो सागर है किसके लिए प्रख्यात है? तो ये दोस्तों आपके समुद्री शैवाल से भरा स्थल जल हेतु प्रख्यात है। सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अद्यनगर यानी प्राइमेट सिटी की संकल्पना प्रस्तावित की थी? सभी लोग बताइए। किसने अद्यनगर प्राइमेट सिटी की संकल्पना प्रस्तावित की थी? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। DM स्मिथ, E स्मेल्स ने, ग्रिफथ टेलर ने, मार्क जेफरसन ने। तो राइट ऑप्शन होगा 1966 की बात की जाती है। उन्नीस में मार्क जेफरसन ने इस पद की शुरुआत के बाद शहरी विज्ञान की घटनाओं का सामाजिक विज्ञान में बहुत अध्ययन किया। तो जेफरसन का लेख कोई अवधारणा को प्रस्तावित करना नहीं था, बल्कि उनका तात्पर्य यह था कि जैसे कि
इनका शीर्षक जो है प्रमाणित करता है। प्राइवेट सिटी या संकल्पना की बात करते हैं तो जेफरसन की बात करते हैं, मार्क जेफरसन की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, मार्केट गार्डनिंग का संबंध है उपजाने से, नगरीय बाजार के लिए सब्जियां फल एवं फूल उपजाने से, बाजार के लिए खाद्य फसल, वस्त्रयोग के लिए रेशेदार फसल या जानवरों के लिए पशुचारण फसल। तो जो आपका मार्केट गार्डनिंग का संबंध है किसके उपजाने से है, तो यह आपके वस्त्र उद्योग के रेशेदार फसल के उत्पादन से हो जाता है या उपजाने से हो जाता है। सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि ITCZ की गतिविधि वर्षा प्रतिरूप को मुक्तः अनुशासित करती है। तो ITCZ की जो गतिविधि होती है वर्षा प्रतिरोध को मुक्तः जो है विषुवतीय रेखा जलवायु में, भूमध्य सागरीय जलवायु में, मानसून जलवायु में या पश्चिमी अनुसमुद्री जलवायु में जो है अनुशासित करती है। तो कहाँ पे अनुशासित करती है दोस्तों, किस में अनुशासित करती है? तो आप सभी लोग जानते हैं यह दोस्तों आपके मानसून जलवायु में। जी हाँ, ITCZ की गतिविधि जो है वर्षा प्रतिरोध को मुक्तः अनुशासित करती है मानसून जलवायु में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रांची का पठार उदाहरण है सही पेनिप्लेन का, प्रारंभी पेनिप्लेन का, फॉसिस पेनिप्लेन का, उत्थिल पेनिप्लेन का। तो रांची का पठार किसका एग्जाम्पल है, किस पेनिप्लेन का जो है एग्जाम्पल से उदाहरण है? तो यह हो जाता है फॉसिल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या एवं कृषि भूमि का अनुपात इंगित करता है कायिक घनत्व को, कृषि घनत्व को, आर्थिक घनत्व को, गणितीय घनत्व को। तो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या जो होती है एवं कृषि भूमि का अनुपात जो होता है किस प्रकार से इंगित करता है, किसको? कृषि घनत्व को इंगित करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तड़ित झंझा, ओला पड़ गए, कुहासा पड़ गया, धुंध पड़ गया। ये निशानी दी गई है, प्रतीक चिन्ह दिया गया। तो देखिए तड़ित झंझा का ऐसा होता है, ओला का होता है, लेकिन धुंध का ऐसा होता है। लेकिन जो आपका प्रश्न कह रहा है कुहासा का चिन्ह होता है, कुहासा। देखिए कुहासा वह अम्लीय अवस्था कहलाती है, वह वायुमंडलीय अवस्था कहलाती है जिसमें जल की सूक्ष्म बूंदें हवा में तैरते रहते हैं और यह दस्ता सीमा कोहरे की तुलना में अधिक होती है। ये अक्सर वर्षा के बाद दिखाई देती है। किसके दिखाई देती है? वर्षा के बाद जो है दिखाई देती है। तो कुहासा के बारे में आपने अच्छे तरीके से जाना। कहते हैं ना कि कोहरा और कुहासा, ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हो जाती हैं। और आज जो है हम जियोग्राफी का चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? जी हाँ, वैश्विक विरासत के वन की बात करते हैं। नंदन कानन, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन, असम में काजीरंगा, भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। किसे माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन माना जाता है।
एक कई कई इसमें से ऑप्शंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज हमने आपके जियोग्राफी चैप्टर कंप्लीट किया। कल आपके फिर नए सेशन से आपके पार्ट आएगा, जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मॉडल पेपर प्रैक्टिस पे सेट करेंगे। 7 PM में पहले पार्ट का क्लास आने वाला है, तो 7 PM में लाइव क्लास मत आपको चूकना है। 7 PM में लाइव क्लास होगी, अवश्य ज्वाइन कीजिए। सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।